स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की क्लास जो है उसमें हम जो है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन उसको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी उसको जो है वो हम कवर करेंगे। उसके अलावा 2-3 टॉपिक्स जो है वो हमने और कवर करने हैं। जलियांवाला बाग जो है वो कवर करेंगे, रॉलेट एक्ट जो है वो कवर करेंगे और खिलाफत आंदोलन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो है इतना समझा के देन इसके नोट्स जो है वो मैं आपको बनवा दूंगा एंड देन उसके बाद जो है आगे के 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताया अभी, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग और तीसरा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक की हिस्ट्री में हमने देख लिया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो हमने सारी जो है वो कवर कर ली है। उससे पीछे हमने कवर कर लिया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो दोनों मैंने आपको कवर करवा दिए। ठीक है, ग्रुप बी वाले बच्चे हैं उनके लिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उनके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनकी अलग से क्लास बना के जो ग्रुप बी वाली क्लासेस होती हैं उसमें डाल दी गई है। हमारी अब तक जो क्लास है उसमें हमने देख लिया था कि हिस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उसमें हमने देख लिया था कि इनके बीच में स्प्लिट जो है वो हो चुका है। ठीक है, कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग अलग गुट में बढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट जो है वो कहा जाता है। 1907 में सूरत स्प्लिट जो है वो हो चुका था। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है वर्ल्ड वॉर वन का। ठीक है, उसके अलावा वेरियस जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने आपको करवाई थी उसमें वेरियस इंसिडेंसेस जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, अब जो मेन इंसिडेंट जो आगे जाके होता है, जो आपका होम रूल लीग जो है वो बनवाएगा, उसका रीजन था वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन जो है ये कब तक चलती है? वर्ल्ड वॉर वन, इसके ईयर भी आपसे पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, तो 1914 से लेके 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन जो है ये चलती है। उसके अलावा जब कल वर्ल्ड वॉर वन में जब रेवोल्यूशनरी वाली क्लास जो है वो हम कर रहे थे तो उसमें जो है वर्ल्ड वॉर वन के रिगार्डिंग थोड़े से फैक्ट जो है वो मैंने आपको गलत बता दिए। ठीक है, सिर्फ जो कंट्रीज जो थी वो मैंने आपको गलत बता दी थी। सबसे पहला है आपका जो एक साइड थी जिसको ट्रिपल अलायंस जो है वो कहा जाता था, ट्रिपल TRIPPLE ट्रिपल अलायंस, ALLIANCE। एक पार्टी थी, एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस और दूसरी थी आपकी ट्राई पार्टी। ठीक है, ट्रिपल अलायंस जिसको आपका अलाइज जो है वो भी कहा जाता था, अलाइज, और इनको जो है दूसरों को क्या कहा जाता था? सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल पावर्स। ठीक है, तो सेंट्रल पावर में एक तरफ आपका कौन था? एक तरफ था आपका जर्मनी, जर्मनी के साथ था आपका इटली। ठीक है, इटली, मैंने यहां पे रशिया जो है वो बता दिया था। ठीक है, इटली, और साथ में कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। ठीक है, तो ये एक तरफ से लड़ रहे थे। इनके साथ में कौन कौन थे? ये थे ब्रिटेन, फ्रेंच एंड रशिया। ठीक है, रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनके साथ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये वहां पे हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी का साथ देगा, सॉरी सेकेंड में भी यहीं पे रहेगा, इन्हीं के साथ ही रहेगा। तो वो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में करेंगे ना वहां पे आपका क्लियर जो है ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हो गई 1914 में। ठीक है, 1914 में वर्ल्ड वॉर जो है ये आपकी स्टार्ट हो जाती है। 15 के आसपास आते आते इटली जो है वो यहां से चला जाता है। ठीक है, इटली यहां से छोड़ के, ये जो है शुरू में भी इटली ने जो है एक कॉमन ग्राउंड जो है दोनों के साथ इसने इटली ने बना के रखी। देन फाइनली इटली जो है वो सेंट्रल पावर्स जो है इनके साथ चला जाता है। देन 2015-16 के आसपास आते आते इटली जो है वो यहां से एग्जिट जो है वो ले लेता है। ठीक है, 1915 के आसपास इटली जो है एग्जिट ले लेता है वॉर से। ठीक है, अब यहां पे कौन बच गए? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जो थे ये एक साइड पे थे। यहां पे क्या हुआ? रशिया में रेवोल्यूशन आ गई 1917 में। ठीक है, 1917 में रशिया में 2 रेवोल्यूशंस आएंगी, एक आएगी आपकी फेब में, दूसरी आएगी आपकी अक्टूबर में। ठीक है, जो अक्टूबर वाली रेवोल्यूशन जो है उसको कहा जाता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन की वजह से रशिया भी वॉर से बाहर हो गया। ठीक है, तो रशिया भी 1917 में वॉर से बाहर हो जाता है और यूएस से जो है वो वॉर में एंटर कर जाता है। ठीक है, और ये जो है ये आपकी वॉर जो है ये अलाइज जो होते हैं ये वॉर जो है ये हार जाते हैं। ठीक है, सॉरी अलाइज जो है वॉर जीत जाते हैं। ठीक है, अब जब ये वॉर जीतते हैं तो ये जो जगह थी ऑस्ट्रिया हंगरी, यहां पे रूल किया करता था आपका खलीफा। ठीक है, खलीफा यहां पे रूल जो है वो किया करता था। अब ये पॉइंट जो है ये हम दोबारा उठाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अपनी स्टोरी जो है वो यहां पे बढ़ाते हैं।
अब जब खलीफा यहाँ पे रूल करेगा तो ब्रिटेन ने अब ये टेरिटरी जो है जो भी इनका नुकसान हुआ है वो उनकी भरपाई जो है जर्मनी और इनसे जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इनसे की जाएगी, ठीक है। तो उसी चक्कर में ये यहाँ पे रूल जो है खलीफा को हटाएंगे, ठीक है, और उसी वजह से आगे जाके आपका खिलाफत आंदोलन जो है वो होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड जो है वो दे दी है। अब 1914 में वॉर जो है वो स्टार्ट होती है और 1918 तक वॉर जो है वो चलती है। उस वजह से क्या हुआ, बहुत से ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो बाहर जा रही है, ठीक है, बाहर जा रही हैं और उसी वजह से आपके जो गदरी बाबे जो हैं वो यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ये इंडिया में आएंगे। उसके अलावा अब बहुत ब्रिटिश को पता है कि उसकी जंग जो है वो चल रही है, अब उसको क्या करना है, उसको और आर्मी जो है वो चाहिए, ठीक है। उस वजह से ब्रिटिश जो है ये क्या करेंगे, इंडिया में कुछ पॉलिसीज जो है वो लेके आएंगे जिन पॉलिसी का इम्पैक्ट होगा कुछ ना कुछ हमारी स्ट्रगल मूवमेंट पे, और वो इम्पैक्ट जो है वो हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन सबसे अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा कि होम रूल लीग जो है वो बन जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये भी 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। उसके खत्म होने के क्या रीजंस है वो भी आज ही की क्लास में हम जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। अब ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया, इस वॉर के लिए अब इनको लोगों की जरूरत थी, ठीक है, तो उनको जो है इनको अपीज भी करना था। तो ये क्या करेंगे, ये सोचते हैं कि अगर हम इनको ज्यादा अपीज करते रहेंगे तो इंडियंस कहीं ये ना सोच लें कि ये जो है ब्रिटिश तो हमारे दोस्त बन गए हैं, ठीक है, और तो क्या कहते हैं ये इंडियंस ये सोचने लगेगा और दोस्ती दोस्ती में कहीं हमसे आजादी ना मांगे, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटेन ने 2 तरीके की पॉलिसीज अपनाई, ठीक है। ब्रिटेन 2 तरीके की पॉलिसी अपनाता है। कुछ पॉलिसीज में ये क्या करता है, इंडियंस को अपीज कर देता है, ठीक है, इंडियंस को अपीज करता है, और कुछ पॉलिसीज के तहत ये इंडिया को टेरिफाई करता है कि इंडिया को डरा के भी रखो और उसको अपीज भी कर दो, ठीक है। लेकिन वो अपीज करने से पहले इंडिया को इतना ज्यादा डरा देगा, इतना ज्यादा डरा देगा कि वो थोड़ा सा भी अपीज करेगा इंडिया को लगेगा कि नहीं ब्रिटिश तो हमारे दोस्त बन गए हैं, ठीक है, ताकि ये जो है ब्रिटिश को अच्छा समझने लगे और ब्रिटिश की हेल्प कर दें, यहाँ पे आर्मी भेज के या इंडियंस जो बॉयज जो है उनको आर्मी में रिक्रूट होने के लिए प्रमोट करके या उनको मोटिवेट करके कि वो आर्मी में रिक्रूट होकर ब्रिटेन की मदद कर दें और वो लड़के जो है क्या कहते हैं ब्रिटेन जो है उसको जीतने में, वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये 2 तरीके की पॉलिसीज अपनाएगा, एक अपनाएगा टेरिफाई की, दूसरी अपनाएगा अपीज की, ठीक है। तो टेरिफाई की पॉलिसी के तहत ये क्या करेगा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जो है ये बिल लेके आएगा, 2-3 बिल जो है ये लेके आता है। पहली टेरिफाई पॉलिसी, उसके तहत ये क्या लेके आता है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो है ये लेके आता है, जिसमें ये कह दिया जाता है कि पूरे इंडिया में जो है इमरजेंसी की सिचुएशन जो है जनरली वो रहेगी और उसके अलावा जो बेसिक राइट्स होते हैं ना उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के ये जो है आपके इसी दौरान जो है ये जो आपके रेवोल्यूशनरीज जो है वो इस दौरान जो है वो ज्यादा वो जो है वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो है इसी दौरान जो है आपके ये जो है रेवोल्यूशनरीज जो है ये अपना जो मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट फेज जो है वो आपका जैसे ही आपकी वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट होती है वहां पे जाके आपका फर्स्ट फेज जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ टाइम के लिए रेवोल्यूशनरी जो है वो चुप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पूरे इंडिया में इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई थी। अब उनको पता था कि अगर हम कहीं ऐसी एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो हमें डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत यहाँ पे इमरजेंसी जो है वो लगी हुई थी और यही रीजन बना कि आपकी जो फर्स्ट फेज जो था 1870 से लेके 1914 के आसपास तक जो है वो चलता है, ठीक है। एंड देन बीच में एक गैप आ जाता है, देन दोबारा से वो जो आपका सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रूल उन्होंने क्या लगाया, पहला लगा दिया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसमें पूरे इंडिया में इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो आ गई, मतलब इमरजेंसी जो थी पूरे इंडिया में कहीं पे भी लगा दी जाती थी। सेकंड रूल इन्होंने क्या बनाया, इंग्रेस टू इंडियन ऑर्डिनेंस, इंग्रेस टू इंडियन ऑर्डिनेंस, ये रूल आया आपका 1915 में। इस रूल के तहत क्या क्या दिया गया, अब यहीं पे आपको ध्यान दो, अपने रेवोल्यूशनरीज जो है उनको साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करो कि इसी के आसपास जो गदरी बाबे थे वो इंडिया में आने की कोशिश जो है वो कर रहे थे, ठीक है। तो इनको जो है पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई इनकी सीआईडी से और इन्होंने गदरी बाबों को पहले ही पकड़ लिया, ठीक है। अब उसी वजह से ये इन्होंने क्या किया, इंग्रेस टू इंडियन ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आए, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई बंदा
8 जैन 1915, ठीक है, जो इंडियन जो फॉरेन गया हुआ है, अगर वो 8 जैन 1915 से पहले जो है, सॉरी फेब 1915 से पहले जो है अगर वो इंडिया आ जाता है तब तो ठीक है। अगर वो उससे पहले इंडिया नहीं आ पाता देन उसको जो है इंडिया में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक वॉर जो है वो खत्म नहीं हो पाती, ठीक है। हमारे लिए अच्छी चीज क्या हुई कि जो महात्मा गांधी जो थे वो 8 जन 1915 को इंडिया में एंटर कर गए, अदरवाइज उनको 4 साल तक और वेट करनी पड़ती और वो 1918 में इंडिया में जो है गांधी जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है। तो 8 जन 1915 को गांधी जो है इंडिया में एंटर करते हैं और इंग्रेस टू इंडियन ऑर्डिनेंस, इसका मतलब ये था कि कोई भी इंडियन जो फॉरेन गया हुआ है वो जब तक वॉर जो है वो खत्म नहीं हो जाती, अगर वो फेब 1915 से पहले आ गया तो आ गया, अगर फेब 1915 के बाद वो इंडिया घुसने की कोशिश करता है तो उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और वापस जो है उसी देश में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रूल, इंग्रेस टू इंडियन ऑर्डिनेंस। उसके अलावा तीसरी चीज इन्होंने क्या की, जो स्वराज वर्ड था, स्वराज, उसको सेडिशियस जो है वो घोषित कर दिया कि कोई भी इंसान जो है अगर वो स्वराज की मांग करता है तो उसको एक खिलाफ जो है वो देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चला दिया जाता है, ठीक है। तो उसको एक सेडिशियस टर्म जो है वो बना दिया गया। अब ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने देखा कि स्वराज जो है वो सेडिशियस टर्म जो है वो बना हुआ है, इसी वजह से ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है होम रूल जो है उसकी मांग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तिलक के दिमाग में आएगा कि स्वराज जो है उसको तो वो घोषित किया हुआ है सेडिशियस वर्ड, तो क्यों ना हम होम रूल की मांग जो है वो स्टार्ट कर दें। अब होम रूल की मांग जो है वो कहां से स्टार्ट हुई, ये टॉपिक इंपैक्ट वाला टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, होम रूल लीग, ठीक है। ये दोबारा इसके ऊपर वापस आएंगे हमारे, ये जो है अभी सिर्फ टेरिफाइंग पॉलिसीज जो है वो बताएंगे, अब एक अपीज की इनकी पॉलिसी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए होम रूल लीग जो समझाना जो है वो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1915 में क्या होता है, एक लेडी होती है एनी बेसेंट, वो क्या करती है, कांग्रेस का सेशन जो है वो अटेंड करती है। नाइनटीन 15 में एनी बसंत कांग्रेस का सेशन जो है वो अटेंड करती हैं और ये एनी बसंत जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। थियो, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है वैसे, जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी उसकी ये मेंबर थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या कर रही थी, ये उस टाइम पे आयरलैंड में जो है ये काफी ज्यादा फेमस थी। एनी बसंत जो है ये भी एक आयरिश लेडी जो है वो थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी दो लोगों के द्वारा बनवाई गई थी, एक थी मैडम ब्लेवेस्की, ये थी रशिया की, ठीक है, और दूसरे थे कैप्टन एल्कॉट, ये थे यूएसए के, ठीक है, कैप्टन एल्कॉट। इन्होंने ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आयरलैंड में बनाई थी, ठीक है। और यहां पे आयरनी देखो कि एक रशिया का बंदा एक यूएसए का बंदा आयरलैंड में जाके थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाता है ताकि आयरलैंड को ब्रिटेन से आजाद जो है वो करवाया जा सके। अब एक आयरलैंड की लेडी एनी बसंत इंडिया में आके थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर है, वो इंडिया में आके उसी के तर्ज पे एक होम रूल लीग जो है वो बनाएंगी और वो इंडिया को आजादी दिलवाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। अब आते हैं वापस, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसको बहुत ज्यादा ना ये ऑब्सेस्ड थी किनके साथ, जो इंडियन कल्चर्स हैं या स्पेशली जो ईस्टर्न जो कंट्रीज जो हैं उनके जो कल्चर जो थे, जैसे आपका ये हो गया वियतनाम हो गया, इनके कल्चर हो गए, चाइनीज कल्चर हो गया, ये इनको कल्चर जो थे या रिलीजन जो थे ये उनको बहुत अच्छे लगते थे, ये उनके ऊपर स्टडी किया करते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग, ठीक है। और साथ में ये आयरलैंड को आजाद कराने की कोशिश जो है वो कर रहे थे ब्रिटेन से, ठीक है। अब एनी बसंत क्या करेंगी, वो जब 1915 का सेशन जो है वो अटेंड करेंगी तो ये वहां पे होम रूल लीग बनाने की बात जो है वो करेंगी, ठीक है। तो ये बोलेंगी कि एक होम रूल लीग जो है हमें इंडिया में बनानी चाहिए जो कि अंग्रेजों से अलग अलग मांगे जो है वो रखेगी, ठीक है। और अंग्रेजों से स्वराज की मांग जो है वो करेंगी, ठीक है। और स्वराज क्योंकि सेडिशियस टर्म जो है वो घोषित करती थी तो उन्होंने क्या मांग करनी शुरू कर दी, होम रूल की, ठीक है, कि हमारा अपना राज जो है वो होना चाहिए। तो उन्होंने होम रूल की मांग जो है वो करना अंग्रेजों से स्टार्ट कर दिया। 1915 में एनी बसंत इंडिया आई, कांग्रेस सेशन में जब ये चीज उन्होंने रखी कि मैं इस तरीके की होम रूल लीग जो है वो बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो कांग्रेस के मेंबर्स जैसे थे कि अच्छा होम रूल लीग बनाना चाहते हो, चलो देख लेते हैं, करते हैं बात, हम अपने मेंबर्स जो है उनसे पूछेंगे,
देखते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, आप अपने पेपर जो है यहाँ पे सबमिट करा जाओ, वो जो छोटी मोटी बातें जो है मतलब टालते रहे उन्हें, ठीक है। एनी बसंत ने फाइनली ये बोल दिया कि मैं जो है उनको एक डेट दे दी कि अगर सितंबर 2015 तक, सितंबर 1915 तक अगर तुम लोगों ने होम रूल लीग जो है वो नहीं बनाई तो मैं अपनी होम रूल लीग जो है वो बना दूंगी, ठीक है। तो ये बात कह दी एनी बसंत ने, एक फाइनल डेट जो है उनको दे दी कि सितंबर 2015 तक तुम बनाते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी होम रूल लीग जो है वो बना लूंगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि तिलक जो है वो बैठे इनकी बातें जो है वो सुन रहे थे, ठीक है, तिलक बैठे इनकी बातें सुन रहे थे, तिलक को इनका आइडिया जो था वो पसंद आ गया। मीनवाइल एक चीज और हुई 2015 में, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो कि एक मॉडरेट लीडर है, उनकी और फिरोज शाह मेहता जो है वो भी एक मॉडरेट लीडर है, फिरोज शाह मेहता, इन दोनों की 1915 में जो है वो डेथ हो जाती है और तिलक जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये जो मॉडरेट लीडर्स जो थे, जो मेन उनके मॉडरेट लीडर्स थे, उनकी डेथ हो गई, तिलक जो थे वो ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है, प्रोमिनेंट फिगर जो है तिलक बन गए। अब तिलक को इनका आइडिया जो है वो पसंद आ गया। एनी बसंत ने ऑलरेडी अपनी टाइमलाइन जो है वो दी हुई थी कि सितंबर 2015 तक तुम्हें जो है अगर होम रूल लीग बना दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी होम रूल लीग जो है वो बनाने जा रहा हूं। इनकी डेथ हो जाती है। तिलक क्या करते हैं, तिलक इनका एनी बसंत का आइडिया ले लेते हैं और वो अगस्त 1915 में ही अपनी होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना जो है वो कर देते हैं, ठीक है। एनी बसंत इनको कहते हैं कि सर आइडिया तो मेरा था, आपने ऐसे कैसे अपनी होम रूल लीग जो है वो पहले स्टार्ट कर दी। वो कहते हैं देख, मेरे को महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा मेरे को कर्नाटका वाला एरिया दे दे, ठीक है, यहां पे मैं बना लेता हूं, बाकी जो पूरा जो इंडिया है वहां पे तू अपनी होम रूल लीग जो है वो तुम जो है वो एस्टैब्लिश जो है वो कर लो, ठीक है। तो ये दोनों मान जाते हैं। तो तिलक जो है एनी बसंत से पहले अगस्त 1915 में अपनी होम रूल लीग जो है वो पहले शुरू कर देते हैं और ये जो है एनी बसंत जो है वो सितंबर 1915 में अपनी होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तिलक और एनी बसंत जो है अब दोनों के आइडियाज जो है वो मिलने लगे, तो तिलक और एनी बसंत जो है वो पास आ जाते हैं, ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। और 1916 में क्या होता है, ये जो है आपके क्या कहते हैं, एनी बसंत जो है ये क्या करती हैं, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उन दोनों को पास में बिठाती हैं और उनको बोलती हैं कि देखो हमारे मकसद तो एक ही, हम अंग्रेजों से आजादी जो है वो चाहते हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम एक साथ मिल जाएं। और अगर एक साथ मिलेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट्स जो होते हैं वो अलग अंग्रेजों के पास जाते हैं, वो जाके कहते हैं कि हमारी ये डिमांड जो है ये पूरी कर दो। एक्सट्रीमिस्ट उस चीज के लिए मना कर देते कि हम तो मॉडरेट्स के साथ नहीं है। और इस वजह से फायदा कौन उठा रहा है, ब्रिटिश उठा रहे हैं। ब्रिटिश वाले कहते हैं कि तुम्हारे आधे बंदे ही नहीं मान रहे, तो हम कैसे वो लॉ जो है वो पास कर दें। अगर हम दोनों मिलके जाएंगे, ब्रिटिश के ऊपर जो है एक वो बनेगा, प्रेशर बनेगा कि पूरा इंडिया मिलके हमें कह रहा है कोई बात करने के लिए, तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। इस वजह से वो कोई ऐसा लॉ जो है वो पास करना हमारे लिए, पास करवाना इजी हो जाएगा और उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा कि उनको जो है लॉ जो है वो पास करवाना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज और होती है, इसमें क्या कहते हैं, 2000 नहीं, 1917 में, ठीक है, 1917 में लखनऊ पैक्ट जो है वो पास हो जाता है। एक मिनट मेरे को ना ईयर चेक कर लेने दो लखनऊ पैक्ट का। 16 में, गुड, ठीक है। तो 16 में क्या हुआ था, हाँ 16 में एनी बसंत जो है वो दोनों के साथ मीटिंग करती हैं, इनके साथ आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के साथ, और उनको मीटिंग करके समझा लेती हैं, ठीक है। अब साथ ही में ये मीटिंग करती हैं मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग को भी ये सेम बातें जो है ये एनी बसंत कहती है कि अगर हम एक साथ अंग्रेजों के साथ पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारी बातें जो है मानो, तो उनको बातें जो है वो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो एनी बसंत ने क्या कर दिया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे 1916 में इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, और वो चीज कहलाई आपकी लखनऊ पैक्ट, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों पास में आ गए और साथ में जो इंडियन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलके क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों एक साथ इकट्ठी कर दी गई, किनके एफर्ट्स के द्वारा, एनी बसंत प्लस तिलक के मेथड, उसके क्या कहते हैं, एफर्ट्स के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उनको इकट्ठा कर दिया गया। कहां पे, 1916 में लखनऊ में, ठीक है। तो उस वजह से उस चीज को मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिलने को क्या चीज कहा जाती है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। अब एनी बसंत ने इतने ज्यादा काम कर दिया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिला दिया, ठीक है।
एनी बसंत और तिलक ने मिलकर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सुलह जो है वो करवा दी। इस वजह से 1917 में एनी बसंत जो है वो पहली फीमेल जो है प्रेसिडेंट बनेगी इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उनके इतने सारे कामों को देखते हुए ये जो है उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट लगा दिया जाता है 1917 में, 1970 में, ठीक है। अब यहां पे ये जो लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, अब यहां पे क्या हुआ था कि ये बाद में ना जाके आपका एक ब्लंडर जो है वो साबित होगा, ठीक है, वो देखते हैं। अब ये ब्लंडर जो है थोड़े टाइम के लिए ये जो है हमारे लिए क्या कहते हैं वो साबित होगा कि क्या कहते हैं उसको, थोड़े टाइम के लिए ये फायदेमंद होगा क्योंकि हमें जो है अंग्रेजों के पास से हमें मदद मिल जाएगी बिल्स वगैरह पास करवाने की, लेकिन बाद में इन अ लॉन्ग रन ये जो है आपके लिए एक ब्लंडर जो है ये साबित होगा। वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। अब देखो मुस्लिम लीग आपकी बनी थी, मुस्लिम लीग बनती है आपकी 1906 में, 1906 में। जब मुस्लिम लीग बनी ना तो कांग्रेस ने क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा कि हम तो ऑलरेडी मुस्लिम्स की बात मानते हैं, हमारे शुरू के जो 2-3 प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के वो भी मुस्लिम है, तो एक अलग मुस्लिम के लिए एक अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्या है। उसके अलावा उस टाइम पे जब ये बात हुई ना, उस टाइम पे जब मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ये कांग्रेस के मेंबर थे और उन्होंने भी इसका मुस्लिम लीग का अपोज जो है वो किया था, ठीक है। तो 1906 में कांग्रेस क्या करती है, मुस्लिम लीग का अपोज करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1909 के रिफॉर्म्स आते हैं, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं जिसमें क्या किया जाता है, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दी जाती है कि जिस एरिया में किसी अगर पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो वोटिंग के लिए खड़ा हो रहा है तो उस एरिया के जितने भी मुस्लिम होंगे वो किसी और कैंडिडेट को वोट जो है वो नहीं दे सकते। अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उस एरिया के सारे मुस्लिम्स को मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मुस्लिम ये आए सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम आए मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 में। उसको भी कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो किया, मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो पहले ये क्या कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मुस्लिम लीग बन रही है उसको अपोज कर रहे हैं, देन मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लाया जा रहा है, कांग्रेस उसको भी अपोज कर रही है। लेकिन आज क्या हुआ 1916 में 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सारी बातें जो है वो मान ली। उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को एक लेजिटिमेट पार्टी जो है वो खुद ही घोषित कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने तो पहले से किया हुआ था, आज कांग्रेस ने भी मुस्लिम्स को लेजिटिमेट पार्टी जो है वो घोषित कर दिया। और आगे जाके क्या होगा, जब मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स जो है वो गेन कर जाएगी तो वहां पे कांग्रेस को इस चीज का नुकसान जो है वो होगा। इस वजह से आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इसको जो है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि मुस्लिम लखनऊ पैक्ट जो है उसको जो है शॉर्ट टर्म के लिए वो काफी अच्छा था, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म इसको जो है भारी ब्लंडर जो है वो जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इन अ लॉन्ग टर्म इट वाज अ बिग ब्लंडर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देके आपको बोल दिया जा सकता है कि इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन करो। तो वहां पे ये सारी स्टोरी जो है वो देनी है आपको 1906 से लेके 1916 तक की, ठीक है। कि शुरू में कांग्रेस जो है वो इसको इग्नोर करती है, सॉरी लेजिटिमेट पार्टी जो है वो घोषित नहीं करती, इसके अगेंस्ट होती है। देन दोबारा से जब रिफॉर्म्स आता है तब भी कांग्रेस इसके अगेंस्ट थी। क्यों, इस वजह से क्या हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है। और उसके अलावा 1916 में जो है कांग्रेस ने खुद ही इसको लेजिटिमेट पार्टी घोषित कर दिया। एंड देन जब आगे जाके मुस्लिम लीग जो है वो ज्यादा वोट जो है कांग्रेस के अगेंस्ट ज्यादा वोट जो है वो जीत जाएगी तो ये खुद ही मुस्लिम लीग खुद ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द जो है वो साबित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही इसको मुस्लिम लीग को लेजिटिमेट पार्टी जो है 1916 में घोषित कर दिया था।
उसके अलावा लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग जो थी उसने कुछ मांगे रखी। सबसे पहली मांग तो यही थी कि हमें जो है कांग्रेस भी हमें एक लेजिटिमेट पार्टी जो है वो माने, ठीक है। तो पहली चीज ये मानी गई। दूसरी, कांग्रेस ने अब 1909 के जो रिफॉर्म थे उनको भी मान लिया कि चलो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो भी दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मानी गई कांग्रेस के द्वारा, उन्होंने बोला गया कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उसमें यह बोला गया कि 3/4 मेंबर्स जो होंगे, यानी कि 75% मेंबर्स जो होंगे, टू बी इलेक्टेड थ्रू वाइडर फ्रेंचाइज, कि उनको जो है वाइडर फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा। वाइडर फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि पहले जब आपके इलेक्शंस होते थे तो वहां पे ये रूल होता था कि अगर कोई इंसान इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करता है, या इतनी पर्टिकुलर अमाउंट में अगर वो पैसा कमा रहा है या टैक्स दे रहा है, तभी उसको वोट देने का अधिकार जो है वो होगा। उसके अलावा अगर वो इतने लेवल तक अगर वो एजुकेटेड है तभी वो वोट जो है वो दे सकता है। तो इसी फ्रेंचाइज को वाइडर जो है वो किया गया, ठीक है। तो कितना परसेंट वाइड किया गया? 75% जो है वो वाइड किया गया। उसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई कि प्रोविंसेस में भी ऑटोनॉमी जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या बात की गई? फुली इंडिपेंडेंट लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट, कि जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट है जैसे आपके ये पंचायती राज वगैरह जो आज के टाइम में है, उस टाइम पे भी उसकी मांग जो है वो की गई। उसके अलावा एक चीज और की गई कि अगर मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन में बिल जो है अगर वो पास हो रहा है, ठीक है, मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड बिल जो है वो पास हो रहा है, तो उसमें क्या देखा जाएगा कि अगर 75% ऑफ मुस्लिम्स या 3/4 पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम एमपीज जो है अगर वो बोलेंगे कि इस बिल को पास कर दो, तभी वो बिल जो है वो पास किया जाएगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो हाइपोथेटिकली आज जो है आपकी लोकसभा जो है उसमें 550 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें से 50 कौन है, या 50 छोड़ो, जिनमें से 100 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 100 जो है वो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। अगर इन 100 मुस्लिम कैंडिडेट्स में से 3/4 यानी कि 75 मुस्लिम कैंडिडेट ये कहें कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए, तभी वो बिल पास होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी के 450 लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। 100 तो ये हुए ना, 450 प्लस 100 550 हो गए ना टोटल। तो अगर 100 मुस्लिम में से अगर 75 मुस्लिम कह रहे हैं कि इस बिल को पास नहीं करना चाहिए, तो वो बिल पास नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव कि यहां से 25 मुस्लिम ये 100 में से और यहां से 450 यानी कि 475 लोग क्या कह रहे हैं, हाँ 475 लोग क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये रूल लगाया गया यहां पे, और कांग्रेस ने उस टाइम पे इसको मान भी लिया था, ठीक है। तो ये जो थी मेन मांगे जो है ये रखी गई थी लखनऊ पैक्ट में, और कांग्रेस ने इन सारी मांगों को मान लिया, एंड देन फाइनली आपका लखनऊ पैक्ट जो है वो पास हो गया, और मुस्लिम लीग और ये जो थे ये एक साथ आ गए। उसके अलावा यहाँ पे साइन करने का एक रीजन और भी था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा ये जो खलीफा जो है कहां गया सेंट्रल पावर्स में, ये आपका ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, तो इसके ऊपर जो है ब्रिटिश जो है वो अटैक करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ के मुस्लिम जो थे वो ब्रिटेन को भी कह रहे थे कि देखो आप यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम भी थे ना ब्रिटिश की आर्मी में, तो वो उनको कह रहे थे कि आप इसके ऊपर अटैक जो है वो ना करो। ब्रिटेन ने मुस्लिम्स को इतना वो जो है कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि ब्रिटेन ने कहा था कि हम इसको जीत लेंगे, लेकिन जीतने के बाद हम क्या करेंगे, ये वापस खलीफा को ही लौटा देंगे, ठीक है। तो ये ब्रिटेन वाले ये कह के मुस्लिम्स को अपनी साइड पे रखते थे कि तुम हमारे लिए लड़ते रहो, ठीक है, भले ही हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन अटैक करने के बाद हम जैसे ही जंग जीत जाएंगे तो ये जगह जो होगी वो वापस हम खलीफा को लौटा देंगे, ठीक है। उसके रिलेटेड एक इंटरनेशनल फैक्ट जो है वो और देख लो, देन उसके बाद जो है क्या उनकी अपीज की पॉलिसी होती थी वो देख के देन हमारी क्लास जो है इसको यहीं पे रैप अप कर देंगे, क्लास जो ग्रुप बी के लिए जो क्लास है, ठीक है। स्टैंड अलोन फैक्ट जो है वो ये था, हाँ हुआ क्या कि जब खिलाफत आंदोलन जब ये स्टार्ट होगा तो वहां पे बहुत से लोग, इनफैक्ट जिन्ना भी जो है वो ये कहेंगे, क्योंकि जिन्ना भी पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है, वो लॉजिकली थोड़ा सोचते थे, वो बाद में आगे जाके जिन्ना जो है थोड़े गलत फैसले जो है वो ले लेंगे, लेकिन अभी तक जो है जिन्ना लॉजिकल इंसान है, लॉजिकली सोच रहा है, ठीक है। ये क्या चाहते थे कि यहाँ पे वापस खलीफा का राज जो है ये हो जाए टर्की वाले एरिया में, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसी वजह से आपका खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट होगा कि खलीफा को उसकी वापस से वो पोजीशन जो है वो दे दी जाए, ठीक है।
लेकिन जिन्ना जो है वो उसके अगेंस्ट थे। जिन्ना का ये मानना था, और जिन्ना ने यहाँ पे देख भी लिया था टर्की के लोग जो है वो आगे जाके थोड़े टाइम बाद खुद ही खलीफा को हटा देंगे, और वहां पे जो डेमोक्रेटिकली रिपब्लिकली जो बंदा जो वहां पे चुन के जो है वो उनके ऊपर रूल करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। बेसिकली वो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो लानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो खुद ही नहीं चाहते थे कि खलीफा जो है वो वापस आए, ठीक है। तो खलीफा को खुद ही हटा के जो अपना डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो लोग अपना चुन लेंगे, और इंडिया के मुस्लिम जो है वो यही कहते रहेंगे कि खलीफा जो है उसको वहां पे रूल करने दिया जाए, ठीक है। वो अंधविश्वासों में गिरे हुए वो खलीफा को ही दोबारा से जो है क्या कहते हैं लीडर जो है उसका टर्की का या ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर जो था उसका वो लीडर जो है वो उसको बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टैंड अलोन फैक्ट था। अब ये सब कुछ चल रहा था, अब ब्रिटिश जो है उनको इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी तो कुछ ना कुछ अपीज करने के लिए भी चाहिए था, ठीक है। तो ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, ब्रिटिश वाले इनको अपीज करने के लिए एक डिक्लेरेशन ला देते हैं 1917 में, ठीक है। अब वापस इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो ये अपीज करने के लिए एक एक्ट जो है ये पास कर देते हैं, उस एक्ट का नाम था डिक्लेरेशन जो है वो पास कर देते हैं 1917 में 1917, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। अगस्त डिक्लेरेशन। जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपको जो है इतना सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप दो तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करो कि जो कुछ मैं नोट्स भेजता हूं, ठीक है, इतने बड़े नहीं होते वो नोट्स, ठीक है, 5-6 पेजेस के होते हैं, आप उनको पढ़ो और रट्टा मार लो, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हाँ ये 1 घंटे की क्लास लगाओ, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की बन गई है ये क्लास, ठीक है। तो 1 घंटे की क्लास लगाओ, आधे घंटे की हुई है, 1 घंटे की क्लास लगाओ, ठीक है। उसमें आपको चीजें पता चलेंगी कि अच्छा किस चीज के बाद जो है वो क्या हो रहा था, ठीक है। अगर होम रूल लीग आई तो वो इस टाइम पे आई है, तो उसके इसी टाइम पे आने के रीजन जो है वो क्या थे, ठीक है। अब ये डिक्लाइन होगी तो इसके डिक्लाइन के रीजन जो है वो क्या होंगे, ठीक है। तो उस वजह से ये सारी कहानी जो है ये आपको बतानी पड़ती है। अगर आप रट्टा लगा सकते हो, ठीक है, अगर आप नहीं देखना चाहते कि हाँ मैं इतनी लंबी क्लास जो क्यों देखूं, तो ये जो 3-4 पेज की चीजें जो होती हैं इनको एज इट इज ही लर्न कर दिया करो, ठीक है। अब आते हैं वापस। इन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो ला दी, ठीक है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा अगस्त डिक्लेरेशन कब आती है, या उसके रिलेटेड 3-4 इंसिडेंसेस जो हैं ये बता दिए जाएंगे कि पहले कौन सी चीज आती है, ठीक है। पहले होम रूल लीग आती है कि अगस्त डिक्लेरेशन आती है, या क्या चीज आती है, ठीक है। अब याद उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। और बहुत सी चीजें जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सी चीजें 2015 में ही हो रही है, ठीक है। अब 15 में हो रही है तो उसके लिए भी फिर देन उसके बाद आपको वो उसके मंथ जो है वो याद करने पड़ेंगे, कौन से मंथ में क्या चीज हुई, ठीक है। तो वो चीज भूलने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, इसी वजह से एक स्टोरी बना के जो है वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। आते हैं वापस। अगस्त डिक्लेरेशन में क्या चीज डिक्लेयर कर दी जाती है, अगस्त डिक्लेरेशन में जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं 1917 के आसपास वो होते हैं मोंटेग्यू। आगे जाके ये 1919 में मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो भी लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले एक मॉन्ट क्लेम कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, उसमें लोगों से पूछा जाएगा, बेसिकली इंडियंस जो है उनसे पूछा जाएगा कि आप आगे जो है क्या रिफॉर्म जो है वो चाहते हो, ठीक है। वापस आते हैं अगस्त डिक्लेरेशन में 1917 में ये चीज जो है ये डिक्लेयर कर दी जाती है मोंटेग्यू के द्वारा। मोंटेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इंडियंस की एसोसिएशन जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे इनडायरेक्टली ये कह दिया जाता है कि आपको आजादी जो है जैसी हमारी लड़ाई खत्म होगी तो आपको आजादी जो है वो हम दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज जो थी ये इनडायरेक्टली कह दी जाती है 1917 में। और यही बात कह के उन्होंने जो गांधी जी जो है उनको अपने उसमें लिया था, क्या कहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था, और उनको बोला था कि आप इंडियंस जो हैं, इंडियंस लड़के जो हैं उन्हें अपील करो कि वो जो है इंडिया की मदद करें, किसमें, वर्ल्ड वॉर 1 में। और गांधी जी ने ये बोला भी, और गांधी जी को ये था कि ये जो है हम ब्रिटिश की हेल्प कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट जो है जैसे ही ब्रिटिश जंग जीत जाएंगे तो वो हमें आजादी जो है वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये अगस्त डिक्लेरेशन में यही बात की गई थी। मैं लाइन बता देता हूं एग्जैक्टली जो मोंटेग्यू ने लाइन बोली थी, वो ये बोली थी, द अल्टीमेट एम ऑफ द ब्रिटिश रूल इज टू इंक्रीज इंडियन एसोसिएशन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हर ब्रांच जो एडमिनिस्ट्रेशन की है उसमें इंडियन एसोसिएशन जो है उसको इंक्रीज करेंगे, एंड ग्रेजुअली डेवलप सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो दे देंगे, कि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट जो है वो होगी, इंडिया का अपना प्रधानमंत्री होगा। बेसिकली ये कह दिया था कि तुम्हें आजादी जो है वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो बाद में वो चीज जो है वो नहीं होती।
अब हुआ क्या, 1917 में क्या हुआ, उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन वो डिक्लेयर कर दी, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि एनी बेसेंट और तिलक जो थे वो थोड़े शांत हो गए, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, अब ये होम रूल लीग जो है ये डिक्लाइन करेगी, वो डिक्लाइन के रीजंस बता रहा हूं। पहला रीजन क्या बनेगा, 1917 की अगस्त डिक्लेरेशन कि अंग्रेजों ने बोल दिया है कि तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें धीरे धीरे आजादी जो है, मतलब जैसी जंग जीतेंगे तो हम तुम्हें जो है वो आजादी दे देंगे। उसके अलावा एक चीज और होती है, तिलक के ऊपर जो है एक बंदा होता है वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल जो है वो तिलक के ऊपर, तिलक को कह देता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो जहां पे मैंने आपको लिखवाया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वहां पे मैंने आपको ये नाम जो है वो नहीं लिखवाया था, तो नाम वहां पे लिख लेना कि वैलेंटाइन चिरोल, CHIROL, वो ये बंदा कह देता है तिलक को, ब्रिटिश जर्नलिस्ट होता है, ब्रिटेन में रह रहा होता है, वो इनको कह देता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो तिलक जो है उसके खिलाफ जो है क्या कहते हैं, तिलक जो है उनसे लड़ाई लड़ने वहां चले जाते हैं, मतलब दूसरी लड़ाई नहीं, आपकी वो जो लीगल लड़ाई होती है वो लड़ाई लड़ने के लिए ये फौरन चले जाते हैं। और पीछे तिलक के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, चेले पालक जो होते हैं, वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। उनको ये हो जाता है कि चलो ऐसे करते हैं कि जब तिलक आएंगे तब देखेंगे कि हाँ आगे क्या करना है, ठीक है। अब उनका मेन लीडर तो वो चला गया। मीनवाइल क्या होता है, एनी बेसेंट जो होती है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, होम रूल लीग की वजह से ही, ठीक है। तो इनको जो है हाँ, होम रूल लीग जब इनके द्वारा चलाएगी तो इनको जो है एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और तिलक को कहा जाता है कि आप 60,000 का फाइन जो है वो दो, ठीक है। तो 60,000 का फाइन, ये क्या कहते हैं, कोई ना कोई लूप होल्स ढूंढ के, ठीक है, तो वो कह देते हैं कि आपकी जो होम रूल लीग जो है ये इलीगल है या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उस वजह से तिलक को कह दिया जाता है कि अगर होम रूल लीग जो है कंटिन्यू करनी है तो 60,000 रुपए का जुर्माना जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो तिलक वो जुर्माना देते हैं और एनी बेसेंट जो होती है वो जो है वो जुर्माना नहीं देती है, ऐसा कुछ भी जुर्माना देने से वो मना कर देती है। तो एनी बेसेंट जो होती है उनको वो जो है डिटेन कर दिया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, अब एनी बेसेंट कहां पे, जेल में है। तिलक ने यहां पे 60,000 दे दिए थे, लेकिन बाद में उनको वो जो वैलेंटाइन चिरोल है उसने क्या कहते हैं अलग कामों में लगा दिया, तो तिलक वहां पे गए हुए हैं। यहां पे धीरे धीरे क्या होगा, होम रूल के लोग भी शांत हो गए, क्योंकि उन्हें यह कि 1917 के बाद जो है आजादी तो मिल ही जानी है। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे होम रूल लीग जो है वो खत्म हो जाएगी एंड देन गांधी जो है उनका राइज जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब जब जैसे ही आपकी एनी बेसेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे ही एनी बेसेंट जो है उनको क्या कहते हैं वो किया जाता है, जेल में बंद कर लिया जाता है, तो साउथ के ना एक आदमी है, लीडर है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। ये जो थे इनके पास, इनको नाइटहुड की उपाधि जो है वो दी गई हुई थी क्राउन के द्वारा, ठीक है। क्राउन जो है वो नाइटहुड की उपाधि जो है वो दिया करता था, ठीक है। तो इनके पास नाइटहुड की उपाधि थी। तो इन्होंने जैसे ही पहले एनी बेसेंट जो है वो पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है, तो ये जो अपनी नाइटहुड की उपाधि जो होती है उसको वापस लौटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस लौटाई थी 1916 में। एक बार जो है एक इंसान ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो और लौटाई थी, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर 1919 में, जब जलियांवाला बाग का कांड होता है, ठीक है। ये ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो है सर सुब्रमण्यम अय्यर ये उतने फेमस नहीं हुए, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने उपाधि लौटाई थी तो वो 1916 में लौटाई थी सर सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे पहले नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले इंसान कौन थे, वो थे सर सुब्रमण्यम अय्यर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जब एनी बेसेंट जो है उनको कैप्चर किया गया था तो किसी एक बंदे ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटाई थी, दोनों के नाम लिए जा सकते हैं, फिर पूछ लिया जाएगा कि किसने लौटाई थी, वो थे सर सुब्रमण्यम अय्यर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब 1919 का जो जलियांवाला बाग वाला कांड होता है तब जो अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई गई थी वो कौन थे, वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से ईयर में, 1919 में, ठीक है। तो ये आपके प्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये बनते हैं। और मुझे चेक कर लें तो कुछ रहता तो नहीं है, देन उसके बाद आप इसके नोट्स जो है वो बना लेना एंड उसके बाद हम जो है खिलाफत मूवमेंट वो स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ साथ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये तीनों जो है ये टॉपिक्स तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पीस वाला भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जो ग्रुप बी की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। बाकी बच्चे जो है वो अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। लिखो